जब हमने रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस के प्रसार में किए गए कार्य के बारे में जाना, उस समय मैंने एक शब्द यूज़ किया था आंतरिक ऊर्जा, यानी कि इंटरनल एनर्जी। अब इस टर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? हम जानते हैं कि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बल से एक दूसरे से बंधे नहीं होते, इसलिए ये हमेशा गति करते हुए पाए जाते हैं। इन गैस के कणों में 3 प्रकार की गति हो सकती है, जैसे कि रोटेशनल, यानी कि ये गोल गोल घूम रहे हों, या फिर वाइब्रेशनल, यानी कि ये कंपन कर रहे हों, या फिर ट्रांसलेशनल, यानी कि सीधे सीधे गति कर रहे हों। और ये जब तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का हम योग लेते हैं, यानी कि रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी, ये तीनों प्रकार की एनर्जी का योग कहलाता है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। और मोर स्पेसिफिकली यदि हम कहें तो इसको हम आंतरिक गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं, यानी कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। साथ ही गैस के कणों में आपस में अट्रैक्शन होता है। ये बहुत ज़्यादा बल से एक दूसरे से बंधे नहीं होते, लेकिन फिर भी इनमें अट्रैक्शन होता है, इनमें आकर्षण बल होता है। और इसी आकर्षण बल के कारण गैस के कणों में स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। और इसी पोटेंशियल एनर्जी को, स्थितिज ऊर्जा को मोर स्पेसिफिकली हम कहते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। और इन दोनों ऊर्जाओं का योग, यानी कि आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं का योग कहलाता है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा ताप और ऊष्मा से, ये दोनों टॉपिक से भिन्न है। ये जो आंतरिक ऊर्जा होती है, ये गैस के अंदर निहित होती है। और एक आदर्श गैस की बात करें, जहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि इनके कणों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स 0 होता है, इसका मतलब इस आदर्श गैस के लिए आंतरिक स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। इसका मतलब इस आदर्श गैस की जो भी आंतरिक ऊर्जा होगी, वो पूर्ण रूप से इसकी आंतरिक गतिज ऊर्जा होगी, जो कि ताप पर निर्भर करेगी। क्योंकि जब हम ताप देते जाएंगे तो यह ताप इस आदर्श गैस की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, यानी कि ये कणों को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा। इस प्रकार यदि हम 1 मोल आदर्श गैस लें और उसके ताप में डेल्टा टी वृद्धि करें, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होगी उसको हम इस समीकरण से दे सकते हैं, डेल्टा यू बराबर CV डेल्टा टी, जहाँ पे CV ये नियत आयतन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। एक्चुअली किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उस निकाय के कणों की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग है। इसलिए यदि निकाय की ऊष्मागतिक अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन हो जाता है। या यूँ कहे कि किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसकी अवस्था पर निर्भर करती है या फिर उसकी अवस्था का अभिलाक्षणिक गुण होता है। मान लीजिए हम किसी गैस में प्रसार कर रहे हैं, जिसके कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। आरंभ में उसकी अवस्था m द्वारा दर्शाई जा रही है और परिवर्तन के पश्चात उसकी अवस्था n हो गई। यदि इसका हम सूचक आरेख बनाएं, PV आरेख बनाएं, तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये m से लेकर n में परिवर्तन लाने में जो आरेख बनाया गया है वो MAN द्वारा दर्शाया जा रहा है। और इस प्रक्रिया में किया गया कार्य इस आरेख के द्वारा आयतन अक्ष के साथ बनाए गए क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब मान लीजिए इसी प्रक्रिया को हम दूसरे रूप में करना चाहें और इस समय हम इसमें Q2 ऊष्मा दे देते हैं और इस परिवर्तन को हम दर्शाएंगे आरेख MBN के द्वारा। तो यहाँ पर अभी भी
जो गैस है वो वही दोनों अवस्थाओं के बीच में है, उसकी प्रारंभिक अवस्था m है और अंतिम अवस्था n ही है। लेकिन यहाँ पर ऊष्मा की मात्रा बदल गई थी, जिसके कारण किया गया कार्य भी बदल जाएगा। यदि किए गए कार्य की गणना करना चाहें इस आरेख से, तो ये आरेख MBN और इस आयतन अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होगा, जो कि पहले वाले से डिफरेंट है। वैसे ही अब हम Q3 ऊष्मा दे देते हैं तो यहाँ पर कार्य भी चेंज हो जाएगा, और इसको मान लीजिए हम इस वक्र MCN द्वारा दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार कई अन्य तरीके से भी गैस को M अवस्था से N अवस्था तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन हम देखें तो इन सभी प्रक्रियाओं में, चाहे वो A से होकर गुजरे, B से हो, C से हो, D से हो, गैस की आरंभिक अवस्था M थी और अंतिम अवस्था N ही थी। यहाँ पर हम देखें तो जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो विभिन्न पथों पर निर्भर नहीं कर रहा, बल्कि वो निर्भर कर रहा है गैस की आरंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में। और यूँ कहें कि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो एक बिंदु फलन है, जो केवल दो बिंदुओं पर ही निर्भर करती है, ना कि अपनाए गए पथ पर। अभी हमने आंतरिक ऊर्जा पर इतनी चर्चा की क्योंकि इस आंतरिक ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में। हालांकि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का ही नियम है, और ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, या यूँ कहे कि ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा ये नियत रहती है। केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यदि हम देखें तो ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, जैसे कि ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि। यदि हम सूरज को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, तो जो सूरज की ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधों में रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वैसे ही यदि हम वाटर हीटर को देखें तो जो विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। यदि हम त्योहारों में फटाके जलाते हैं तो फटाकों में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके कारण जो उसमें से रासायनिक ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और यदि हम देखें कि कोई पत्थर ऊंचाई पे रखा हुआ है तो उस ऊंचाई में रखे जाने के कारण, उसकी स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब वही पत्थर नीचे की ओर गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है गतिज ऊर्जा में। इस प्रकार हमारे चारों ओर ऐसे कई प्रक्रियाएं चलते रहती हैं जिसमें कि हम एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में परिवर्तन देख सकते हैं। जूल के अनुसार कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में भी परिवर्तित किया जा सकता है, और जूल के अनुसार कार्य का परिमाण ऊष्मा की मात्रा के समानुपाती होता है, जिसको हम इस समीकरण से दर्शाते हैं। W समानुपाती है H के, और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम लिखते हैं W बराबर JH। इसका मतलब जो कार्य है वो पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित हो सकती है, या यूँ कहे जो ऊष्मा है वो पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जब हम ऊष्मा देते हैं किसी निकाय को तो वो पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं होती। तो जब ये पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या ऊष्मा की हानि हो रही है या ऊष्मा कहीं नष्ट हो जा रही है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये ऊर्जा किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो रही है, और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है आंतरिक ऊर्जा का। इसका मतलब जब हम किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं तो वो ऊष्मा सीधे उस निकाय द्वारा किए गए कार्य में परिवर्तित नहीं होती, बल्कि वो उस निकाय के कणों को गतिज और स्थितिज ऊर्जा प्रदान कर देती है।
या फिर यूँ कहें कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है, या फिर यूँ कहें कि उसमें वृद्धि कर देती है। तो इसको हम गणितीय रूप में लिखें तो इस प्रकार लिखेंगे, डेल्टा क्यू यानी कि ऊष्मा की मात्रा किसके बराबर होगी? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किए गए कार्य। और यही समीकरण ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को दर्शाता है। वैज्ञानिक क्लासियस, जिन्होंने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का प्रतिपादन किया, उनके अनुसार ऐसा निकाय जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो, यदि उसको ऊष्मा दी जाती है तो यह ऊष्मा उस निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और उस निकाय द्वारा किए गए कार्य के योगफल के बराबर होती है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को एक बहुत ही सरल उदाहरण के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम अक्सर हमारे किचन में देखते हैं। मान लीजिए गैस में एक पतीले में हमने दूध रखा है। जैसे ही गैस को हम ऑन करते हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा उस दूध को मिलती है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले दूध का तापमान है वो बढ़ने लगेगा। इसका मतलब क्या है? उस दूध की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा को लेकर जो उस दूध के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, अणु हैं, वो गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे, जिसके कारण उस दूध का तापमान बढ़ जाएगा। और उसके बाद हम गैस को ऑन ही रखें तो धीरे से जो दूध है वो ऊपर की ओर आता है, या यूँ कहें उबलने लगता है। मतलब अब यहाँ पर उस निकाय के द्वारा, इस दूध के द्वारा कार्य हो रहा है, जिसके कारण उसका आयतन बढ़ जा रहा है, या यूँ कहें कि उसमें प्रसार हो जा रहा है। सीधे ही ऊष्मा देते ही प्रसार नहीं हुआ, पहले तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई और उसके बाद उस दूध में प्रसार हुआ। ऊष्मागति के इस प्रथम नियम को अब हम अलग अलग प्रक्रम में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे चक्रीय प्रक्रम। हम जानते हैं कि चक्रीय प्रक्रम में जो निकाय है विभिन्न अवस्थाओं के बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है। यदि निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच रहा है, इसका मतलब उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वही रहेगी, क्योंकि जो आंतरिक ऊर्जा है वो अवस्था का अभिलाक्षणिक गुण होती है। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर 0। उस कंडीशन में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है। तो हम डेल्टा U यानी कि इस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को शून्य लेंगे और हम लिखेंगे डेल्टा Q बराबर डेल्टा W। इसका मतलब जो भी ऊष्मा दी जा रही है वो सीधे कार्य में परिवर्तित होगी, यदि प्रक्रिया चक्रीय हो, साइक्लिक हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम ऊष्मा इंजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ऊष्मा हम दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो जाए। इसके लिए ऊष्मा इंजन को कुछ इस प्रकार कार्य कराया जाता है कि यह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद वापस अपनी आरंभिक अवस्था में आ जाए, जिससे कि कार्य अधिक प्राप्त हो और इंजन की दक्षता 100% हो। अब नेक्स्ट प्रक्रिया हम लेते हैं समतापी प्रक्रिया। हम जानते हैं कि समतापी प्रक्रिया में टेम्परेचर पूरे प्रोसेस में नियत रहता है। और ये कब संभव हो पाता है? जब हम इस निकाय में परिवर्तन एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कर रहे हैं, तो ये बहुत ही धीरे धीरे हो, जिससे कि निकाय का वातावरण के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहे और पूरे प्रक्रिया में तापमान नियत रहे। अब इसके आधार पर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम लिखें। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम लिखें डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यदि हम यहाँ पर एक आदर्श गैस ले रहे हैं, उस कंडीशन में एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा पूर्ण रूप से उसके ताप पर ही निर्भर करती है। यदि पूरे प्रक्रिया में तापमान नियत है, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा भी नियत रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।
तो इस स्थिति में भी हम डेल्टा U बराबर 0 लेंगे और हमें मिलेगा डेल्टा Q बराबर डेल्टा W, यानी कि जो ऊष्मा दी जा रही है वो पूर्ण रूप से इस आदर्श गैस के द्वारा, इस निकाय के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। अब हम रुद्धोष्म प्रक्रम लेते हैं। हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में पूरे प्रक्रम में ऊष्मा की मात्रा नियत होगी। इसका मतलब निकाय का वातावरण के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, जिसके कारण ताप में परिवर्तन हो जाता है। यदि हम गैस का प्रसार करते हैं तो तापमान घट जाता है और जब गैस का संपीड़न किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। और ये तब संभव हो पाता है जब गैस का प्रसार या संपीड़न अति शीघ्रता से किया जाए, क्योंकि इस स्थिति में निकाय को वातावरण के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान करने का समय ही नहीं मिल पाता, पर प्रभाव पड़ता है तापमान पर। जब हम प्रसार करते हैं तो तापमान गिर जाता है, यानी कि घट जाता है, और जब हम संपीड़न करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसका ताप बढ़ जाता है। इस कंडीशन में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, इस पे क्या परिवर्तन होगा? यहाँ पर ऊष्मा की मात्रा नियत है तो हम लिखेंगे डेल्टा Q बराबर 0, तो डेल्टा U प्लस डेल्टा W बराबर 0 हो जाएगा। और यदि हम किसी एक राशि को इस समीकरण में बराबर के दूसरे पक्ष में ले जाएं तो वहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं डेल्टा W बराबर माइनस डेल्टा U या फिर डेल्टा U बराबर माइनस डेल्टा W। ये दो यहाँ पर जो गणितीय समीकरण हम देख रहे हैं, एक में डेल्टा U के सामने माइनस का चिन्ह है और एक में डेल्टा W के सामने माइनस का चिन्ह है। ये ऋणात्मक चिन्ह अपने में अलग अर्थ रखते हैं। जब किसी निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है तो वहाँ पर किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब निकाय पर कार्य किया जाता है तो वहाँ पर कार्य ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार यदि किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो उसे हम धनात्मक लेते हैं और निकाय से ऊष्मा ली जाती है तो उसे हम ऋणात्मक लेते हैं। इसी प्रकार आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है तो वो धनात्मक राशि होती है और यदि उसमें कमी आती है तो वह राशि ऋणात्मक हो जाती है। तो जो पहला समीकरण है डेल्टा W बराबर माइनस डेल्टा U, इसका मतलब निकाय द्वारा किया गया कार्य ये आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। और दूसरा समीकरण जहां हमने लिखा है डेल्टा U बराबर माइनस डेल्टा W, यहाँ पर डेल्टा W के सामने माइनस का चिन्ह है। इसका मतलब निकाय पर किया गया कार्य वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। और यही कारण है कि जब गैस का प्रसार किया जाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है और आंतरिक ऊर्जा में कमी आने के कारण उस गैस का ताप घट जाता है। पर यदि हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के कारण उसका ताप भी बढ़ जाता है। और इसका एक उदाहरण हम देखें जो हम डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं। यदि टायर की नलकी को हम खोल देते हैं तो उसके अंदर से हवा तेजी से बाहर निकलती है और वो हवा को आपने महसूस किया है, वो ठंडी लगती है। उस नलकी के आगे हम यदि हाथ रखते हैं तो हमें ठंडी हवा का अनुभव होता है। कारण क्या है? जो ट्यूब के अंदर वायु भरी होती है वो अधिक प्रेशर में होती है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में। तो जैसे ही हम नलकी को खोलते हैं तो वायु इस ट्यूब से तेजी से बाहर निकलती है इस वायु दाब में अंतर होने के कारण। और जब ये तेजी से बाहर निकलती है तो ये पूरी प्रक्रिया रुद्धोष्म हो जाती है। मतलब यहाँ पे ट्यूब का वातावरण के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता और इसी के कारण जब इस गैस का प्रसार हो जाता है, पहले तो गैस ट्यूब में भरी थी, मतलब उसका आयतन कम था। अब जैसे ही नलकी से बाहर निकलने लगती है तो वातावरण में इसका प्रसार होता है, इसका आयतन बढ़ने लगता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर
कम हो जाता है और यही कारण है कि नलकी के पास की हवा हमको ठंडी लगने लगती है। यदि हमने टायर और नलकी में जो ठंडी हवा का अनुभव ना किया हो तो हमने बलून में भरे हुए हवा का अनुभव किया है। हमारे घर अगर बर्थडे मनाया जाता है तो हम बलून फुलाते हैं और अपने घर को डेकोरेट करते हैं। यदि फुलाते समय आपसे गलती से भी बलून छूट जाए तो उसमें से हवा तेज़ी से बाहर निकलती है और वो हवा हमको ठंडी लगती है। वहाँ पे भी सेम प्रक्रिया कार्य करती है। जो बलून के अंदर हवा होती है वो बहुत अधिक दाब में होती है इस वायुमंडलीय दाब की तुलना में। तो जैसे ही हमसे बलून छूट जाता है तो ये हवा तेज़ी से बाहर निकलती है और इस दौरान इस गैस का प्रसार हो जाता है बिना ऊष्मा के आदान प्रदान के। मतलब ये भी प्रक्रिया रुद्धोष्म होती है, जिसके कारण जब हवा बाहर निकलती है तो उसका ताप कम हो जाता है और वो ठंडी हो जाती है। ऐसा ही कुछ टायर के फटने से भी होता है। टायर फटने के बाद यदि हम टायर को छूते हैं तो वो ठंडा लगता है। यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल कार्य करता है और यूँ कहे कि रुद्धोष्म प्रसार में प्रशीतलन होता है, रेफ्रिजरेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रक्रम है समआयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। समआयतनिक प्रक्रम में आयतन नियत रहता है पूरी प्रक्रिया के दौरान। तो इस समय किए गए कार्य का फॉर्मूला हम देखें तो dW बराबर होता है P डेल्टा V। यहाँ पर हमने नियत दाब दिया है और उसके आयतन में परिवर्तन डेल्टा V लिया है। लेकिन जब आयतन में परिवर्तन ही ना हो, पूरी प्रक्रिया समआयतनिक हो, तो डेल्टा V का मान 0 होगा, तो किया गया कार्य भी शून्य हो जाएगा। उस कंडीशन में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम देखें, dQ बराबर du प्लस dW, तो यहाँ dW का मान शून्य होगा, मतलब dQ बराबर हो जाएगा du। यानी कि जो ऊष्मा दी जा रही है वो पूर्ण रूप से उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी। अब नेक्स्ट है समदाबी प्रक्रम, यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस। समदाबी प्रक्रिया में पूरी प्रक्रिया में दाब का मान नियत रहता है और आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो इस स्थिति में हम किए गए कार्य का फॉर्मूला लिखेंगे dW बराबर PdV। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W होगा। भाप इंजन भी समदाबी प्रक्रिया का एक उदाहरण है। भाप इंजन में एक बॉयलर में पानी लिया जाता है जिसको हम कोयले की सहायता से गर्म करते हैं। जब हम कोयले की सहायता से इस बॉयलर में रखे पानी को गर्म करते हैं, इसका मतलब जो दी गई ऊष्मा है वो सबसे पहले तो इस पानी की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर रही है, क्योंकि पानी के कण ऊष्मा को अवशोषित करके गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर रहे होते हैं। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में बॉयलर के अंदर प्रेशर नियत रहता है और इस पानी के आयतन में परिवर्तन हो जाता है। मतलब अब जो किया गया कार्य है वो P डेल्टा V के बराबर होता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V हो जाता है और यह किया गया कार्य ही उस भाप इंजन से जुड़े हुए ट्रेन के पहियों को घुमाने का कार्य करता है।